नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। इस वक्त जो एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल टॉक चल रहा है, दैट इज अबाउट क्रिप्टो एंड द गोल्ड प्राइसेस दैट हैव बीन गोइंग अप। मैंने और शमिक जी ने एक पहले शो किया था व्हेन वी स्पोक अबाउट गोल्ड बैक्ड करेंसी, राइट, एंड रिसोर्स एसेट बेस्ड एंड गोल्ड बेस्ड करेंसीज के आने के बाद आज उसी का थोड़ा सा इलैबोरेशन है एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट एड ऑन्स जो अभी करंटली हुए हैं। शमिक जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सभी दर्शकों को और आपको। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी भू राजनीतिक स्थिति है और उसका जो करोलरी है यानी भू अर्थव्यवस्था, उसमें दो कैंप्स में बढ़ गए हैं। कैंप नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके सामंत राज्य यानी कि उसके वसाल स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया वगैरह और अरब देश, और दूसरी तरफ है ब्रिक्स ब्रिक्स कंट्रीज और ब्रिक्स के साथ जो अलाइड हो गए हैं। ठीक है, ये दो कैंप्स में बंट चुका है अर्थव्यवस्था के हिसाब से, राजनीतिक हिसाब से नहीं पर अर्थव्यवस्था के हिसाब से। यूएस क्या चाहता है? यूएस चाहता है कि उसका जो डॉलर है वो डॉलर के हिसाब से वो और उसके सामंत राज्यों का बहुत ज्यादा डेट बढ़ गया है, तो उसको रिप्लेस करके क्रिप्टो करेंसी लाया जाए। इधर ब्रिक्स क्या चाहती है? ब्रिक्स के नेशंस अभी दे हैव बीन एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। वो लोग स्वर्ण का उसको इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि वो गोल्ड बैक्ड करेंसी की ओर ले जाना चाहते हैं। अगर हम देखें, ये दो कंप्लीटली डिफरेंट पाथ्स हैं और वो कहीं पे क्लैश की तरफ जा रहा है। क्यों कंप्लीटली डिफरेंट है? देखिए, क्रिप्टो हो चाहे गोल्ड, उसका वैल्यू क्यों है? मैं गोल्ड से स्टार्ट करके क्रिप्टो पे आता हूं। अभी पूरे विश्व में जो रिजर्व, मतलब जो अभी तक उसका खनन नहीं किया गया, माइनिंग नहीं किया गया, उसके साथ जो एक्चुअल सर्कुलेशन में गोल्ड है पूरा मिलाया जाए तो रफली 260,000 से लेके, मतलब 2,60,000 से लेके 3,00,000 टन, इतना ही है। ठीक है, उसमें से 2,10,000 टन गोल्ड एक्चुअल सर्कुलेशन में है जो माइंड है। ये सुनने में लगता है बहुत बड़ा है, पर इसका पता है हिसाब क्या है? अगर इसको हम एक डब्बे में डालें तो डब्बे का साइज होगा 22 मीटर बाई 22 मीटर बाई 22 मीटर, इतना ही है पूरे विश्व में। ठीक है ना? तो अब इसका वैल्यू कहां से आ रहा है? वैल्यू इसलिए आ रहा है कि इसका ऑब्वियस वो बनता है कि ये स्कार्सिटी है, ये रिसोर्स लिमिटेड है, फाइनाइट है। अच्छा, समुद्र में अगर आप छान के भी गोल्ड निकाला जा सकता है। पृथ्वी के सतह के नीचे अगर जाए मेंटल तक, वहां भी गोल्ड मिलेगा, लेकिन वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, आप उसको नहीं निकाल सकते उस तरीके से। ठीक है, तो अभी इतना जो कम गोल्ड है और इसका डिमांड इतना ज्यादा है, इसीलिए इसका प्राइस है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? गोल्ड का वैल्यू इज रिलेटेड टू स्कार्सिटी, कमी के वजह से मूल्य। ठीक है, तो ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया। अब देखें क्रिप्टो की तरफ। क्रिप्टो भी माइन किया जाता है, उसका भी खनन होता है, पर वो डेटा माइनिंग से होता है। ठीक है, अब जितना भी, मान लीजिए अगर हम एक क्रिप्टो ले लें जो सबसे पॉपुलर है, बिटकॉइन। टोटल बिटकॉइंस इन सर्कुलेशन इज 21 पॉइंट समथिंग बिलियन, सॉरी, टोटल अवेलेबल माइनेबल क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन इज 21.8 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से 19 बिलियन माइन कर लिया गया है। स्कार्सिटी, डिमांड ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो उसका वैल्यू अभी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में नापा जा रहा है। जब ये शुरू हुआ था तो 1:1 ही था रेशियो, पर अब वो नहीं है। दूसरा, ट्रंप सरकार ने आके एक बहुत बड़ा चेंज कर लिया, अंतर कर लिया। उन्होंने कहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे वो यूएस सरकार के इंस्टीट्यूशंस द्वारा इशूड हो या ये बिटकॉइन वगैरह हो, उसकी मान्यता नॉर्मल एसेट जैसा होगा। इससे पहले कभी नहीं था। इसका मतलब क्या है? बैंक्स इसको एक एसेट की तरह होल्ड कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट लोन्स दे सकते हैं। वो बोलेंगे भाई हमारे पास इतना एसेट है तो इसके अगेंस्ट हम पैसा इशू कर रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन यूज क्रिप्टो करेंसी टू इशू मनी। ऑलराइट, ये एक चेंज आ गया है। अब ये क्यों है, इसको भी देखना चाहिए। अगर आप पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जितना सोना यूएस के पास और यूरोप के देशों के पास है, उसका क्वांटम बड़ा नहीं है, उतना ही है। यूएस के पास 8,800 टन सोना था, अब भी उतना ही है, थोड़ा बहुत कम हुआ है इनफैक्ट। यूरोप के पास भी अबाउट 3,500 और टन था, उतना ही है, चेंज नहीं हुआ। हमारे हाँ पास तो जी, गोल्ड डिस्कवर हो रहा है। आई शुड बी हाँ हैप्पी, हमारे गोल्ड हाँ, रिजर्व्स अगर आप, छत्तीसगढ़, बिल्कुल, एमपी। अगर आप
चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रशियन फेडरेशन और भारतीय गणराज्य, इन तीनों को देखें ना, भारतीय गणराज्य का सोना 400 टन से लेके आज 880 टन हो गया है गवर्नमेंट रिजर्व। ओके, चाइना का जो रिजर्व है डिक्लेयर्ड इज 2000 बट रियलिटी इज क्लोजर टू 5000 टन्स। जो पहले सोवियत यूनियन था, आज के डेट में रशिया बन गया है, उसका भी टोटल सोने का अमाउंट इज आई थिंक अराउंड 600 और 700 एंड दे हैव इन रियलिटी इंक्रीज्ड टू प्रॉब्ली 1500 टन्स। ठीक है, अब उसमें ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी सोना माइनिंग हो रहा है ना, उसका सारा फ्लो अब ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट का मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, राइट? चाहे वो अफ्रीका में माइंड हो, साउथ अमेरिका में माइंड हो, कहीं भी माइंड हो, जा यहीं पे रहा है। ठीक है, इसमें एक मैं आपको एक उदाहरण भी दे देता हूं जो आपने हम पहले डिस्कस कर रहे थे। जेपी मॉर्गन चेस दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, उसका इनफैक्ट ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो इट्स द बिगेस्ट ट्रेडिंग बैंक एज वेल। उसने अपना पूरा जो प्रेशियस मेटल्स का डेस्क था, ट्रेडिंग डेस्क था, उसको यूएस में कॉमेक्स बोल के एक एक्सचेंज है, वहां से शिफ्ट करके सिंगापुर में डाल दिया। सोने का पूरा, उसको बुलियन डेस्क ही बोलते थे पहले, आजकल दूसरे मेटल्स भी ट्रेडेड होते हैं। तो वो गोल्ड डेस्क जो है अब सिंगापुर में है। क्यों, क्या जरूरत थी? सिंगापुर कोई चीप देश नहीं है। सिंगापुर इज द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, प्रॉपर्टी प्राइसेस आर द सेम एज दैट इन द यूएस, the salaries of people are also the same as that in the US. Okay, दुनिया का सेकंड रिचेस्ट कंट्री उसको माना जाता है। क्यों किया? अब आप देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीद कौन रहा है? अगर आप प्राइवेट खरीदारी और सरकारी खरीदारी दोनों को मिलाएं तो चाइना एंड इंडिया, यही रिजल्ट बार बार आता है। अब चाइना एक तरफ और इंडिया एक तरफ, इसके पास कौन सा ऐसा ट्रेडिंग सेंटर है, वैश्विक फाइनेंशियल ट्रेडिंग सेंटर, जो दोनों से इक्विडिस्टेंट है और दोनों मार्केट्स को सेटिस्फाई कर सकता है? सिंगापुर इज अ हाई क्रेडिबिलिटी फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर, इट्स अ मेजर स्टॉक एक्सचेंज, इट्स अ मेजर कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज। तो वहां पे इसलिए जेपी मॉर्गन ने शिफ्ट किया, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि ये जो स्वर्णिम ट्रेड है ना, इसका पूरा जो लोकस है वो एशिया पे शिफ्ट कर गया है और इंडिया और चाइना ही इसको डिक्टेट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, इसलिए उसको चेंज किया गया। अब आते हैं क्रिप्टो बनाम गोल्ड। हो क्या रहा है? यूएस चाहती है कि उनके पास सोना तो लिमिटेड है क्वांटिटी, वो चाहती है कि भाई ऐसा है कि क्रिप्टो को आप महत्व दें और हमारा जो डॉलर है उसकी वैल्यू तो गिरेगी आगे चल के, क्योंकि इतना डेट उन्होंने चढ़ा रखा है। ठीक है ना, उनका जो सरकारी बजट है उसका 8.5 है और उधर 38, सो उसका 4.5 गुना है उनका टोटल एक्सटर्नल बोरोइंग। ब्रिटेन में वही चीज 4.5 गुना है, फ्रांस में 5 गुना है। मतलब आप इतना सारा डेट लेके बैठे हो, लेकिन पे बैक करने का आप पे बैक करने की स्थिति में नहीं हो। फ्रांस इज गोइंग टू अप्लाई फॉर एन आईएमएफ रेस्क्यू, इनफैक्ट इट्स लाइक अ क्राइसिस। तो ये लोग चाहेंगे कि भाई क्रिप्टो में शिफ्ट कर जाए, वहां भी एक स्कार्सिटी वैल्यू बेस्ड मूल्य है और ये गोल्ड में भी एक स्कार्सिटी वैल्यू बेस्ड मूल्य है। अब देखना ये है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि विश्व किस तरफ झुकता है, सोने की तरफ झुकता है या ट्रम्प के बताए हुए क्रिप्टो की तरफ झुकता है। तो इसमें मेरा आंकलन यह है कि अगर मैं टोटल वैल्यू भी देखूं ना, चाहे आप कितना भी बढ़ा लें क्रिप्टो का प्राइस, जो रियल वैल्यू अभी तक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन ऑन द स्ट्रीट जिसको वो देती है, मतलब मूल्य देती है, वो सोना ही है। तो सोने का वर्चस्व आएगा एंड क्रिप्टो डजंट हैव टू बी जस्ट क्रिप्टो। अभी क्रिप्टो का वैल्यू कैसे वो निर्धारित करते हैं? एक तो वही बोल दिया मैंने, स्कार्सिटी वैल्यू, स्पेकुलेशन वगैरह। दूसरा उसका बेसिक वैल्यू बनता है एफर्ट, मतलब उसको भी माइन करके, डेटा माइन करके बनाया जाता है। एफर्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी यूजेज प्लस स्टोरेज, ये तीन चीजों का ऑब्वियसली देयर इज एक्सपेंडिचर, तो उसका एक वैल्यू बना के बेस प्राइस तैयार किया जाता है। नाउ देन रेस्ट इज ऑल स्पेक्युलेटिव प्राइसिंग एंड टू सम एक्सटेंट इट विल बी फिएट बेस्ड गोइंग फॉरवर्ड। अगर क्रिप्टो को बेसिस मान लिया करेंसी का, तो वही सरकार ही बोल रही है कि भैया इसका ये वैल्यू है, ले लो, और तो कुछ नहीं है उसको बैक करने के लिए। लेकिन गोल्ड जो है, गोल्ड का एक रियल फिजिकल वैल्यू है, जिसको मतलब सदियों से हमारे मतलब डीएनए में घुसा हुआ है और ये पूरे दुनिया में है, पूरे विश्व में है, उसका वैल्यू रहेगा और वो बढ़ेगा। अब अगर आप एक स्थिति समझिए, मैं अब 2 फोरकास्ट करूंगा। स्थिति नंबर 1, अगर चाइना और इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट रशिया, ये तीन मिलके जो सोने का पूरा डिमांड है उसको सोक कर लें। मैंने बताया था 22 क्यूबिक मीटर ही टोटल गोल्ड है दुनिया में और है ही नहीं।
और नया बनने वाला नहीं है, तो अगर हम इसको खींच ले तो वैल्यू कहां शिफ्ट होगी? हाँ, सॉरी, आपने तो एक ही बार में नाप दिया पूरे सोने को। हाँ, तो वैल्यू शिफ्ट होगा इसी तरफ। चाइना में आज 5,000 टन सोना सरकार के पास है, पब्लिक के पास 30,000 टन है, 35,000 टन हो गया। भारतवर्ष में मैंने कुछ दिन पहले ही पॉडकास्ट में बताया था, ऑलमोस्ट 36,800 टन प्राइवेटली है, पब्लिक के पास है, और 880 टन सरकार के पास है। मतलब अभी पूरे दुनिया में जितना सोना है, सबसे ज्यादा सोना इंडिया में है। ओके, 38,000 टन हमारे पास सरकार और पब्लिक के पास पड़ा हुआ है, और चाइना की तिजोरी में 35,000 टन है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़िए, 71,000 72,000 टन तो सीधा इन दो देश के पास आ गया। दुनिया का टोटल कितना है सोना? 2,10,000 टन, मतलब 33% डिमांड तो गया। तो 33% of the value will also shift here. Now, let me share one more piece of information with you. The US government, and this is based on कुछ वो थिंक टैंक में लिखते हैं ना ये लोग, अपना पोजीशन पेपर बनाते हैं, ठीक है, हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, वगैरह वगैरह, वो अपने पोजीशन पेपर्स बनाते रहते हैं। तो करंट यूएस जो फेड है, फेडरल रिजर्व है, उसके गवर्नर स्टीवन मायरन साहब ने एक वो बनाया था, पॉलिसी पेपर बनाया था, जिसको ट्रंप सरकार फॉलो करती है अक्षर अक्षर, ठीक है। ये जो टैरिफ का सारा चला हुआ है ना, वो भी वो स्टीवन मायरन के पेपर से ही निकल के आया है। हाँ, उसमें शायद ट्रंप साहब के समझने में कुछ तकलीफ है, वो अलग बात है, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वहीं से निकला है। सिमिलरली ये लोग कह रहे हैं कि जो नया डॉलर निकलेगा, जो डिजिटल डॉलर होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसका आधार होगा क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड एंड सम अदर एसेट्स लाइक माइंस एटसेट्रा, मिनरल माइंस, ये होगा उसका आधार, ठीक है ना। तो इसका मतलब वहां भी सोने का वैल्यू बढ़े तो उनके लिए अच्छा है। अगर आपको शिफ्ट करना है फ्रॉम अ पेपर डॉलर, फिएट डॉलर टू अ क्रिप्टो डॉलर, तो उसका जो अंडरलाइंग है, मतलब सोना भी एक अंडरलाइंग हो गया, उसका वैल्यू बढ़े तो उनके लिए अच्छा है। अच्छा, उसका वैल्यू अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्टिवली जो इंडिया, चाइना, रशिया के पास सोना पड़ा है, उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरफ से आप डिमांड जो है ये सोक कर रहे हैं ये तीन देश, उधर प्राइस बढ़ाने के चक्कर में ये लोग पड़े हुए हैं, यूएस और उसके वेसाल स्टेट्स। तो इस केस में क्या होगा? सोने का वैल्यू जो है इट विल शूट थ्रू द रूफ। कई लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर चुके हैं। मेरा खुद का मानना है कि अगले साल नंबर 1 कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, वैश्विक तनाव कम नहीं होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। दूसरा, ये जो खींचातानी चल रहा है बिटवीन ब्रिक्स एंड द यूएस, शिफ्ट टू क्रिप्टो एंड शिफ्ट टू गोल्ड, इसके कारण गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, और ड्रामेटिकली बढ़ेगा। ये मतलब दोनों तरफ से, मतलब उनकी आइडियोलॉजीज अलग हैं, लेकिन निष्कर्ष वही है। It is all driving the gold price higher. So this is the time to accumulate gold, but not just exchange traded contracts or derivative contracts. वो नहीं, आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए जिसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। सेबी ने भी कहा कि गोल्ड के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वी डोंट वाउच फॉर इट। सेबी एकदम हम पहले भी कह चुके हैं और मैं फिर से दोहराऊंगा, उस पर मत पड़े, आप फिजिकल गोल्ड खरीदें, हाथ में फिजिकल गोल्ड खरीदें, जो करना है करिए, बट फिजिकली। अच्छा, मैं हाँ बिल्कुल, एक सेकंड, मैं वो वाला पॉइंट खत्म कर दूं कि पहला मैंने कहा 2 फोरकास्ट करने वाला हूं। फोरकास्ट नंबर 1 ये है कि जो गोल्ड का प्राइस है इस वक्त, इट्स रफली अराउंड 4,125 और डॉलर्स पर आउंस, विच इज 1.25 लाख रुपए। ये बढ़ के, इन माय ओपिनियन, इट विल शूट वेल पास्ट 10 to 12,000 in the next 2 years, and in the next 5 years it should touch $30,000, $28,000 to $30,000. It'll be a complete rewrite of the global economic system. So we're going to go back to a situation जहां पे गोल्ड बैक्ड करेंसीज थी। तो यूएस क्रिप्टो करेंसी पार्शियली गोल्ड बैक्ड होगा, हमारा जो रशिया, इंडिया, चाइना जो कोशिश कर रही है वो फुली बैक्ड होगा, और वो गोल्ड के प्राइस के बेसिस पे ही होगा। देयरफॉर गोल्ड्स वैल्यू विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन दिस वर्ल्ड, इन दिस न्यू वर्ल्ड दैट वी आर टॉकिंग। तो फोरकास्ट नंबर 1 ये है। मैंने प्राइस बोला है कि ये जो अभी $4,000 के आसपास है, ये बढ़ के $10,000-12,000 हो जाएगा 2 साल के अंदर, और 5 साल के अंदर आप देखेंगे वही चीज फिर बढ़ के और आगे निकलेगा, और $25,000 से $30,000 का रेंज कहीं नहीं जाता है। It's highly likely to happen because we are looking at a very unique situation worldwide. ये पहले ये स्थिति नहीं थी ना। क्या करते थे सरकार कि जब भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे वो 2008 में प्रॉब्लम हुआ था ना, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा था, तो लोगों ने धड़ल्ले से अपना वो इशू कर दिया
करेंसी बढ़ा ली, नोट छाप लिया और इशू कर दिया, ठीक है, मार्केट में डाल दिया, मॉनेटरी सप्लाई बढ़ा लिया। अब वो स्थिति नहीं है, वो कैपेसिटी खत्म हो गई है। ना यूएस फेडरल रिजर्व, ना भारतवर्ष में रिजर्व बैंक, ना चाइनीज सेंट्रल बैंक, कोई भी ऐसे दमादम करेंसी नहीं छाप सकता है। तो अगर हमें मॉनेटरी जो टोटल सिस्टम है उसको बढ़ाना है टू सस्टेन ग्रोथ, तो हमें डेफिनेटली उसका एक अंडरलाइंग एसेट क्रिएट करके उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो वो गोल्ड आ गया, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा फोरकास्ट ये है, which is seems slightly unrelated but it's going to be affected. See, गोल्ड का वैल्यू जब बढ़ता है ना, तो क्या होता है कि टिपिकली लैंड का वैल्यू भी बढ़ता है, और स्टॉक्स का, कैपिटल मार्केट में जो स्टॉक्स है ना, शेयर्स वगैरह, उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है उस हिसाब से, बिकॉज आप पैसा डाइवर्ट करके उस तरफ डाल रहे हो। फ्लाइट टू सेफ्टी बोलते हैं पहले, पर इस वक्त वो फ्लाइट टू सेफ्टी ही नहीं है। दैट इज द वे द वर्ल्ड इज मूविंग इन टर्म्स ऑफ कहां पे मूल्य जा रहा है, मूल्य का शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो जो रियल एस्टेट है, especially the frothy real estate markets we see in China, India, and some of the other large economies, there will be a slide, there'll be a dramatic slide. Okay, land का value कम नहीं होगा, because land again is a scarce resource ना, finite amount of land. Although China में क्या है कि उनका population जो वो बताते हैं उसका शायद आधा है या 60% है, so ये नहीं कि बहुत सारे लोग और humanity expand कर रहा है, वो बात खत्म हो गया। Demographically humanity is on a decline. By 2080, instead of the 8.5 billion we are now, we will be back at 6 billion. ठीक है, मतलब एक चौथाई ह्यूमैनिटी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि लैंड का वैल्यू वैसे कम नहीं होने वाला है, बिकॉज लैंड यूजेज पैटर्न्स आर आल्सो चेंजिंग। तो लैंड का वैल्यू जो है वो मेंटेन होगा, लेकिन रियल एस्टेट, उस पे जो घर वगैरह बनते हैं, ऑफिस वगैरह बनते हैं, उनका वैल्यू गिरेगा, बिकॉज पीपल विल नीड टू टेक मनी आउट। एग्रीकल्चरल लैंड या नॉर्मल प्लेन लैंड की वैल्यू कम नहीं होगी, पर जो बिल्डिंग्स बन रही है, हाँ, एग्जैक्टली, उनका रेट डाउन, एग्जैक्टली यू विल सी दैट ये जो लैंड, मतलब लैंड का वैल्यू कम नहीं होगा, एग्रीकल्चर लैंड का तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन जो उस पे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं उसका वैल्यू क्रैश करेगा। चाइना में ऑलरेडी हो रहा है। चाइना में 3 बड़े कंपनीज फेल हो गए हैं, एंड दोस 3 कंपनीज आर almost 12% of the total Chinese real estate market. लोगों को शायद ये सब पता नहीं है, but we are talking that totality of those 3 companies is larger than the GDP of India. उस लेवल तक वो चला गया, ठीक है। So that market is crashing. This is a secular trend, मतलब ये किसी एक देश के वजह से नहीं है, ये ट्रेंड है जो डेवलप होएगा। लोग वहां से पैसा खींचेंगे और सोने में डालेंगे, करना ही पड़ेगा ये। दूसरे एसेट्स में से खींचेंगे और फिर सोने में डालेंगे। अभी देखिए, काफी इकोनॉमिस्ट ने और काफी मार्केट एनालिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बेसिस पे जो सारा जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का खेला चल रहा है, इट्स अ बिट ऑफ अ गैस। वो क्या है कि आप हाँ, नवीडिया का कुछ आया है, वो क्रैश हो हाँ, so a lot of people are saying that this is a Ponzi scheme, जहाँ पे Nvidia, Nvidia, whatever you wish to call it, they invest in Microsoft, Microsoft invests in say ChatGPT again invests in Nvidia. तो ये इनके बीच में खेला चला के ये स्टॉक प्राइस को ऊपर बूस्ट किया जा रहा है। पैसा चीप है, अभी भी पैसा वेस्ट में काफी चीप है, वो अभी भी आपको 3.5-4% में मिल जाएगा पैसा, तो वहां से उठा के इसमें डालो एंड द स्टॉक प्राइसेस राइज 15%, तो नेट गेन इज टेरिफिक दैट वे। तो ये जो पॉन्जी स्कीम है ना, ये भी क्रैश करेगा, बिकॉज इसमें रियल वैल्यू नहीं है, ये नोशनल वैल्यू है। लोगों को ये समझना पड़ेगा, एक शेयर का जो प्राइस है ना वो नोशनल है, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से और इशूड स्टॉक के हिसाब से आप बोलते हो कि अच्छा इतना वैल्यू है। पर अगर मैं ना मानूं, बोलूं कि भाई दिखाओ ना अर्निंग्स कितना है, आपका ग्रोथ कितना है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करने जाओ तो वैल्यू बनता नहीं है। वो अगेन वही है कि ये इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बी सी में इन्वेस्ट कर रहा है, सी फिर ए में इन्वेस्ट कर रहा है, इस टाइप का एक जो खेला है ये, इसके कारण वो चीज जो है वो क्रैश कर जाएगा, वो स्लाइड करेगा गोइंग फॉरवर्ड। वंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म होगा, वो ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स, दैट्स अ टेक्नोलॉजी ट्रेंड। पर ये जो स्टॉक प्राइसिंग है ना, ये पागलपने का जो दौर चल रहा है, जैसे इंटरनेट स्टॉक्स में 2000 और 2001 में हुआ था, दैट इज गोइंग टू स्लाइड। वो पैसा भी लोग खींच के वापस ये रियल एसेट्स में लगाएंगे, प्रेशियस मेटल्स में लगाएंगे, रेयर अर्थ में लगेगा, बिकॉज दैट्स रियल नीड्स ऑफ पीपल। एग्रीकल्चर में लगेगा, बिकॉज फूड नीड्स आर एक्सपैंडिंग। सी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द प्लैनेट
एंड टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट, इट्स ऑल्सो अबाउट हम क्या खा रहे हैं। अगर आपका खाने का क्वालिटी बढ़ेगा तो आप महंगी क्रॉप्स उगाओगे, उसके लिए लैंड चाहिए। महंगा जितना, वो महंगा इसलिए होता है बिकॉज बड़े से लैंड में छोटा अमाउंट ऑफ क्रॉप मिलता है, ठीक है ना, तो उसका क्रॉप प्राइस भी बढ़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स मनी विल फ्लो इनटू, दिस इज द फ्यूचर। तो दूसरा फोरकास्ट मेरा यही है कि रियल एस्टेट थोड़ा खड्डे में जाने वाला है, ऑलराइट। द क्रैश माइट बी एनीवेयर फ्रॉम 25 to 40% अक्रॉस द वर्ल्ड, सेक्युलर ट्रेंड। एंड गोल्ड जो है वो डेफिनेटली बहुत एक एस्ट्रोनॉमिकल राइज होने वाला है, ओके, बिकॉज ऑफ द रीजंस आई आउटलाइन। ये जो वैश्विक क्लैश चल रहा है बिटवीन ब्रिक्स विथ इट्स ह्यूज डिमांड फॉर गोल्ड, एंड यूएस ऑल्सो, यूएस एंड इट्स वैसल स्टेट्स ऑल्सो हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड, क्योंकि उनको अपना वो क्रिप्टो वाला नया करेंसी लाना है जो पार्शियली गोल्ड बैक्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ पे एक चीज और है, आपने जो गोल्ड, भारत के अंदर की जो गोल्ड की बात की, वो आपने बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर दी है। बीइंग ए इंडियन मैं थोड़ा वुमन, कंजर्वेटिव हूं तो वो फिगर कंजर्वेटिव ही होगा। no, that's okay, but that's very conservative figure because अगर मैं कहूँ, जो मैं कई स्टैटिस्टिक्स पढ़ती रही हूँ, वैरायटी, नॉट जस्ट वन। सो भारत में 30,000 टन गोल्ड है आज की डेट में, 30,000 नहीं, टन। मैंने तो ज्यादा बोला, मैंने बोला 36,800 टन प्राइवेटली हेल्ड है। दिस इज ओनली विथ हाउस होल्ड्स, मैंने इसमें मंदिर का गोल्ड भी पकड़ा नहीं है, नहीं, मैंने वो अलग है। मैं अच्छा, मैं मैं शायद ज्यादा आई बोल थिंक, रहा हूँ, 36,000 बोल रहा हूँ, 30 नहीं। 36,800 टन प्राइवेट होल्डिंग है जो हमारे मतलब हाउस होल्ड्स के पास है। उसके ऊपर आपका मंदिर का सोना भी आता है जो कई हजार टन है। हाँ, तो उसका मैं कोई वही करेक्ट आकलन नहीं हुआ है अभी तक। मैं फैमिली गोल्ड की बात कर रही थी, नॉट टेम्पल हाँ, गोल्ड। ओवरऑल या गोल्ड जो मैं समझ में आ रहा है, दैट्स समवेयर अबाउट नथिंग लेस देन 40 to 45,000, मुझे ऐसा लगता है। पॉसिबल। जो क्योंकि घर, ये एस्टिमेट्स है ना, वो क्या है कि काफी सोना इंडिया में ना वो इनफॉर्मली ट्रेडेड होता है, तो उसका। लोग अंदर रखते हैं, जैसे वो तब बाहर आते हैं हाँ 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 जब हाँ, में बंटवारा हो रहा है, या मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ और अपनी बेटियों को दिया। और बहुत ज्यादा गोल्ड लोग इसलिए भी नहीं दिखाते क्योंकि उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। टैक्स, सो लॉट ऑफ गोल्ड इज देयर, इट्स जस्ट दैट पीपल, आई मीन, आई नो फैमिलीज जो पुराना सिस्टम अभी भी फॉलो करते हैं। आप अभी भी यूपी बिहार में जो अच्छी वेल्दी फैमिलीज है, डोंट गो टू द बैंक टू कीप देयर गोल्ड, वो घर में एक जगह ढूंढ के अब अभी जी भी दबा ही देते हैं। सो दैट जी, सिस्टम स्टिल फॉलोज इन द रॉयल रिच फैमिलीज स्टिल, जो इट जमींदार हैपेंस है। डाउन साउथ एज वेल। साउथ इंडिया Yeah, में भी अगर आप जाएं, ऑल द बिग हाउस होल्ड्स हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड एट होम। yeah, they put it नॉट in ऑल ऑफ banks. इट्स इन द बैंक्स, या Banks में भी बहुत schemes है. Probably we'll do a show on that where you don't have to pay money for the lockers and your gold is secured. कि आपने जितना gold दिया, आपको locker का पैसा भी नहीं देना. उसके ऊपर in fact आप gold loan भी ले सकते हैं. I was going through some videos, जी। but let me do a proper analysis on that with Shamik ji and then come back with a detailed version. क्योंकि I think that's going to be very helpful to lot of viewers जो जिनको डर लगा रहता है भाई गोल्ड रख रहे हैं, तो बैंक इज द सेफेस्ट वे, at least in the urban areas and the cities. तो उसमें हम एक अलग से शो करेंगे। शमित जी, अच्छा, बताइए। उसमें ना, उसमें मैं एक ही चीज कह के मतलब इसको अंत करते हैं। उसका मैंने विश्लेषण अभी किया नहीं, वो माइक्रो मार्केट है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लोग क्या करते हैं, मैक्रो को एनालाइज कर लेते हैं, जैसा अभी हमने किया। मैक्रो मतलब क्या चल रहा है दुनिया में, वो हमने एनालाइज किया। इसका भी विश्लेषण जरूरी है, आवश्यक है कि जो सोना मतलब ये जो ट्रेडिंग होता है ना, एक पीयर टू पीयर बेसिस, इंडिविजुअली, या हम पकड़ के रखते हैं या फॉर सिक्योरिटी एंड अदर पर्पसेस, उसकी स्थिति क्या है, उसका वैल्यू क्या है, एटसेट्रा, इसको भी पकड़ना चाहिए। और बैंक्स उसको कैसे मोबिलाइज कर सकती हैं, अभी क्या स्कीम्स हैं जो आप कह रही थी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक भारतीय इकोनॉमी, मैं हमेशा कहता हूं एज अ person who also both invests and runs businesses, I can also say कि a lot of the mobilization of money is still done in this way. It is not done through micro loans or through SME loans, etc., etc. Because उसके कई मतलब there are a lot of regulatory issues and there are a lot of hurdles, there's a lot of paperwork. But ये जो है, सोना लेके जाओ, आपको कहीं से भी लोन मिल जाएगा, ये तो फैक्ट है ना। तो अगर हाँ, अभी आप भी ट्रस्टवर्दी जगह जाओगे। बिहार में अभी भी, मैं बहुत इंटीरियर एरियाज की अगर बात करूं, यूपी बिहार की भी अच्छा, बात ये करूं, वहाँ, सॉरी, मेरे दिमाग में जी, अभी अभी एक पॉइंट आया जो मैं कह के समाप्त करूंगा अपनी बात। वो ये है कि मान लीजिए बैंक के पास आप सोना रखते हो, ठीक है, या पैसा रखते हो, दोनों ही डिपॉजिट्स है ना। और फिर बैंक जो लोन देती है उसके अगेंस्ट देती है।
सो अगर सोना भी रखते हो वो भी डिपॉजिट है, गोल्ड डिपॉजिट, उसके अगेंस्ट बैंक्स कैन इशू मनी, सो दैट्स आल्सो पोटेंशियल फॉर मनी क्रिएशन, ये भी समझना पड़ेगा. सो इट मेक्स एमिनेंट सेंस फॉर बैंक्स टू टेक गोल्ड, नॉट चार्ज फॉर द लॉकर फीस एंड यूज इट एज अ डिपॉजिट. इट्स नॉट गिविंग द गोल्ड अवे टू एनीबडी, बट उसके अगेंस्ट वो कह सकती है कि भाई हमारे पास इतना लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट हम ये एसेट खड़ा कर रहे हैं. एसेट मतलब हम लोन दे रहे हैं, तो ये हो सकता है. ठीक है ना, तो एक ये पॉइंट भी है. जी, थैंक यू सो मच. गोल्ड की वैल्यू इतनी है, तो इसी नोट पे एंड करूँ कि जब हमारे यहाँ दाह संस्कार होता है, जब लास्ट राइट्स भी किए जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनके मुंह में, मतलब एटलीस्ट जिस पार्ट से मैं आती हूँ अयोध्या वाली साइड पे, उनके मुंह में जी, छोटा सा हिस्सा डाला जाता है. आपने एक दाना डालते हैं. एक दाना डालते हैं. सो दैट्स द वे इट इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल. गोल्ड की वैल्यू है एंड इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मेटल्स. क्रिप्टो हवा में है, हवा में था, हवा में रहेगा. एनीथिंग दैट यू कांट होल्ड, टच, इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट टैंजेंट, इट इज नॉट देयर. आप एक सिंपल बात सोचिए ना, अगर वो हवा में नहीं होता तो क्या जरूरत है गोल्ड के साथ लिंक करने की? अगर वो वाकई में इतना वैल्यूएबल है तो अपने आप में वो पूर्ण है, और कुछ जरूरत ही नहीं है. ना आपको गोल्ड की जरूरत है, ना रियल एस्टेट की, ना किसी और चीज की जरूरत है. क्यों कर रहे हैं फिर यूएस वाले? इसलिए कर रहे हैं ना, उनको भी पता है राइट. कि वैल्यू तो भैया इसी में है. और ठीक है. ये कंक्लूडिंग नोट पे यही कहूंगी कि भारत का सोना ले जाकर ही तो 5 कंट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया था, जिनको हम कहते हैं फाइव फाइव्स, राइट. हाँ, वही वापस सोना आ रहा है भारत में. ठीक है, जनरेशंस चली गई, बट सोना वही वापस लौट के आ रहा है. बट हाँ, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है कि यूके और यूएस में हमारा गोल्ड क्यों है, वो वापस आना चाहिए जल्दी, क्योंकि इन वापस विधर्मियों आना की चालू हो गया है. यूके हो से तो हम गया ला है. ही रहे हैं ना, 80 टन ले आए हैं, बाकी भी आ जाएगा. नहीं रखना है वहां पे, क्या करेंगे रख के? नहीं, because they cannot be trusted. These are not नो reliable or नो, यू trustable. कांट, यू कांट, यू कांट. जी. Thank you so much, Shamik ji, for such a lovely and a very lucid elaboration. जाने से या पहले सभी व्यूअर्स से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आप मेरी सहायता और मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय हिंद, ओम नमः शिवाय. नमस्कार.